हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। इससे पहले वाले पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में हमने चार मेजर प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। एक था एटॉमिक रेडियस, दूसरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और चौथा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आज वाले लेक्चर में हम नेचर ऑफ ऑक्साइड को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो उसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड बहुत ही कम चीजें दे रखी हैं, लेकिन आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, उसमें हर जगह पर हर ग्रुप की रिएक्शन पढ़ते समय हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ना पड़ेगा ही। तो इसीलिए पूरे सिलेबस में जहां पर भी नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड चीजें आएंगी उनको हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में ऑक्साइड से रिलेटेड तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल के कोई भी एलिमेंट का कैसा भी ऑक्साइड बने वो किस तरीके का नेचर का होगा वो डिसाइड करना सीखेंगे। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में जो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड्स रहेंगे ऑक्साइड के नेचर से रिलेटेड उसको देखेंगे। तीसरी चीज, जब हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं या बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, उनके प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो ये तीन कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो एक्चुअल में बेटा जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन किसी दूसरे भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कोई एक कंपाउंड बना लेता है। लेकिन वो जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, कौन सा? सिंपल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही अलग अलग तरीके से इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं। लेकिन यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो किसके बेसिस पर रहेगा? वो जब एसिड के साथ या बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन देते हैं या कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो हम नेचर ऑफ ऑक्साइड के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो कौन से बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके वो किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में इनको हम चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे? ऐसे कोई भी ऑक्साइड जो कि बेस के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मतलब ऑक्साइड्स which react with base, oxides with which react with which react with base, react with base। बेस कहने का मतलब क्या है? जैसे NaOH, ठीक है, या KOH, इनके जैसे किसी कंपाउंड के साथ अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कोई भी ऑक्साइड तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है? एसिड। तो अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उन ऑक्साइड को हम क्या बोल देंगे? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल्स डिटेल में आगे देखेंगे बेटा, पहले इस क्लासिफिकेशन पर आते हैं। दूसरा, हम ऐसा ही क्या बोल सकते हैं? बेसिक ऑक्साइड। तो ऊपर वाले डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि फिर बेसिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे? विच रिएक्ट विद एसिड। तो ये क्या हो जाएंगे? बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या बोला? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो डेफिनेशन है ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस जब दोनों के साथ कोई ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देंगे। ऐसे ही फोर्थ वाला जो टाइप है इसे हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे?
जो कि न्यूट्रल रहेंगे एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, which do not react, which do not react with acid or base, with acid और बेस, दोनों के ही साथ जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। ध्यान में रखना बेटा, यहां हमारा मतलब पीएच से नहीं है, ठीक है, हम पीएच वाली चीज नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, या बेस के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, पीएच वाली चीज नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो चार जो क्लासिफिकेशन है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, ठीक है। पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस बेटा इसके कई बार। इसके अलावा जब हम दूसरे चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, चाहे हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर पढ़ें, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हर एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सारे प्रोडक्ट के नेचर, मतलब जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे उन सब का नेचर हमें निकालना होगा, ठीक है। तो उनके नेचर हम कैसे निकालते हैं इसको हम 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे, मतलब 4 स्टेप फॉलो करना है आपको, और उससे आप पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का जो भी ऑक्साइड बनकर आएगा उसका आप नेचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद रिएक्शंस पर जाएंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड, पूरे पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे सिलेबस में 3 ही है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, इसलिए सबसे पहले वाले स्टेप में इनको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आंसर होगा तो जल्दी निकल कर आ जाएगा आंसर। न्यूट्रल ऑक्साइड 3 ही है बेटा, कौन से, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है N2O और एक है क्या, NO। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गए हमारे 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक्चुअल में नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन उसमें से 2 न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब एसिडिक होते हैं, आगे देखेंगे एसिडिक पढ़ते समय। और ये जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है। न्यूट्रल के हमें 3 ही एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक, और ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब यहां जो जो मैं मेटल के जो सिंबल्स लिख रहा हूं, ज्यादातर टाइम मेटल्स ही क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनके सिंबल्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको याद करने का एक तरीका भी सीखेंगे, लेकिन ठीक, जैसे हम क्या है यहाँ लिख रहे हैं एल्यूमिनियम, इसका जो भी ऑक्साइड रहेगा वो एम्फोटेरिक रहता है। इसके तरीके सीखेंगे बेटा, ठीक है, मतलब ट्रिक सीखेंगे। पहले देख लेना कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, बेरिलियम, क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। लेकिन क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक ये जब 3+ चार्ज होते हैं, इनका चार्ज जब 3+ होता है तभी जाके इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। किसी और चार्ज पर अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो वो एम्फोटेरिक नहीं होंगे। बेरिलियम, गैलियम, जिंक और एल्यूमिनियम किसी भी तरीके का ऑक्साइड बनाए वो हमेशा क्या रहेगा, जो भी बनेगा इसके वो रहेगा एम्फोटेरिक। उनके ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम का +3 के अलावा कोई भी दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर रहा तो फिर वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होगा। आगे देखना, इसके अलावा भी है बेटा, एक तो ये पहली सीरीज हो गई, दूसरा हो गया टिन, लीड। मैंने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, इसमें भी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसके जितने भी ऑक्साइड्स रहेंगे वो सब कुछ क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, V2O5, H2O, ये जो ऑक्साइड दिख रहा होगा ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना ये रिएक्शन विद एसिड या बेस के बेसिस पर है, ठीक है। H2O को कुछ लोग न्यूट्रल मान लेंगे, लेकिन हम पीएच नहीं बोल रहे हैं। H2O के पीएच की अगर बात करेंगे, पीएच को देखेंगे तो वो न्यूट्रल है। नेचर ऑफ ऑक्साइड जब हम एसिडिक और बेसिक जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। समझ में आया।
ठीक है, तो इसलिए हमने पहले बोला था हम पीएच की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इसका पीएच देखेंगे तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक, इसके बाद H2O, और कोई भी मेटल अगर वो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो वो क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक देखना बेटा, हाँ हाँ, कोई भी मेटल जो कि 4+ ऑक्सीडेशन नंबर में होगा वो क्या रहेगा, एम्फोटेरिक रहेगा, एक्सेप्ट V2O4। वेनेडियम जो है उसके बारे में एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। डी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है उसमें इसके लिए स्टेटमेंट दे रखा है कि एक्चुअल में ये क्या है, लेस बेसिक है, कम बेसिक है लेकिन बेसिक है। ठीक है, लेकिन बेसिक है, तो उसको बेसिक लिख रखा है। बाकी कोई भी मेटल, यहां पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, +4। उस एक वेनेडियम को छोड़कर पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी मेटल आ जाए जिसमें +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक देखना, ये हो जाएगा आलू, झींगा मतलब जिंक और गैलियम, ये हो जाएगा बेकार, बेरिलियम, क्रोमियम, बेकार सब ऐसे 333। समझ में आ गया, वो 333 क्या है, ये लास्ट वाले जो 3 एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। पहली वाली जो लाइन है वो याद हुई बेटा, कैसे करेंगे हम, आलू, झींगा, बेकार सब ऐसे 333, +3 +3 +3। ठीक है, नेक्स्ट देखना यहां पर, ये है क्या, सुना प्रभु ने, SN, प्रभु हो जाएगा कौन, लीड, प्रभु ने V2O5 पानी और 4 मेटल को, पानी मतलब H2O और 4 मेटल को, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा, 4 मेटल को, V2O4 को नहीं, मतलब V2O4 इसमें नहीं आना चाहिए, V2O4 को नहीं। तो दूसरी वाली लाइन क्या हो गई, दूसरी वाली लाइन हो गई कि सुना प्रभु ने V2O5 पानी और 4 मेटल को, V2O4 को नहीं, मतलब V2O4 में ये वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एम्फोटेरिक नहीं है। बाकी जितने भी मेटल +4 ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। समझ में आया बेटा, यहाँ क्रोमियम, ये दिख रहा होगा, क्रोमियम, एंटीमनी और ये जो आर्सेनिक है, ये सब के ऑक्सीडेशन नंबर क्या थे, +3 +3 +3। यहीं पर वेनेडियम के लिए मैंने साफ साफ लिख दिया V2O5, मतलब ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर में जब रहेगा तभी एम्फोटेरिक रहेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, V2O4 में नहीं। बाकी दूसरे जो भी मेटल्स हैं अगर वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर में रहते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक नेचर के हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये दूसरे स्टेप में आपको जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, वैसे सब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ही बनते हैं, इसलिए सबसे पहले न्यूट्रल को चेक कर लोगे जब भी आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड पता करने के लिए आएगा। दूसरा, इनमें से कोई भी अगर एलिमेंट दिखेगा आपको तो आप उसको क्या बोल दोगे, एम्फोटेरिक बोल दोगे। कहने का मतलब एल्यूमिनियम का कोई भी ऑक्साइड बना, वैसे उसका एक ही ऑक्साइड बनता है, कौन सा, Al2O3, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो गया। इसके अलावा क्रोमियम का बना Cr2O3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है बेटा। ठीक, तो यहाँ देखना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। लीड का अगर PbO बना, तो लीड का तो कुछ भी हो जाए, चाहे PbO बने, चाहे PbO2 बने, चाहे किसी भी तरीके के ऑक्साइड्स बने, PbO बने या PbO2 बने, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। समझ में आ गया, तो जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई किए उसी चार्ज के साथ वो एम्फोटेरिक होंगे, किसी और पे नहीं। बट जिनमें नहीं लिखा है उसके चाहे कोई भी ऑक्साइड्स बन जाए, जैसे क्या हो जाए SNO या SNO2, तो ये कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में रहे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो दूसरे स्टेप में हर बार आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को चेक करोगे। इसके बाद अगर आपको न्यूट्रल और एम्फोटेरिक नहीं मिले हैं तो फिर आपको चेक करना है एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, जितने भी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। ये क्या हो जाएंगे बेटा, एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। मतलब जो न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में नहीं आए हैं
इसलिए हमने इनको पहले चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स जो कि इसके पहले दोनों स्टेप में नहीं आए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमने बोला N2O3, N2O3 इसके पहले वाले एग्जाम्पल में था क्या, न्यूट्रल में था क्या, नहीं। एम्फोटेरिक में था क्या, नहीं। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ गया। बोरॉन देखते हैं। ठीक है, बोरॉन इसके पहले एग्जाम्पल में था क्या, न्यूट्रल में था क्या, नहीं। इसमें आपको कहीं पर भी दिख रहा है, बेरिलियम है, बोरॉन नहीं है। बोरॉन कहीं पर भी एम्फोटेरिक में दिख रहा है क्या, नहीं। तो बोरॉन तो नॉन मेटल हो गया, तो इसका जो ऑक्साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। रूल कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। लेकिन इसलिए पहले न्यूट्रल और क्या करना है, एम्फोटेरिक चेक कर लेना है, वरना वहां रूल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे वो नॉन मेटल्स चाहे फिर कोई भी हो, वो सब क्या हो जाएंगे, सबके ऑक्साइड्स एसिडिक हो जाएंगे। मेटल्स, मेटल्स में ध्यान देना, दो केसेस हो सकते हैं यहां पर। अगर मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो +1 +2 +3 में रहता है तो ये कौन से नेचर के रहेंगे, ये बेसिक नेचर के रहेंगे, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में ना आ रहे हों। ठीक है, अगर वो एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में आ गए, अगर वो एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में आ गए तो वो हम सेकेंड स्टेप में ही लिख लेंगे, इस वाले स्टेप तक आने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही दूसरा, अगर मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +5 +6 +7 अगर रहता है तो, +4 के लिए नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि +4 वाले केस तो हम यहीं पर चेक कर चुके थे कि मेटल जब भी +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो हमेशा एम्फोटेरिक रहेगा V2O4 को छोड़कर। V2O4 तो लेस बेसिक है या सिंपली बेसिक है। यहाँ देखना, अगर +5 +6 +7 इन तीन में से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है किसी भी मेटल के लिए तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगेन एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक वाले एग्जाम्पल में वो प्रेजेंट ना रहा हो। समझ में आ गया, अगर वो एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में है तो इस वाले स्टेप को हम फॉलो ही नहीं करेंगे। अब ये जो हमने अभी रूल पढ़ा है, ये जो 4 स्टेप पढ़े हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट में तो बस आप वो रूल लिख लेना बेटा, उससे काम चल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास 12 एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके, ऑक्साइड्स के, सबका नेचर निकालते हैं। पहले वाले स्टेप से हर बार चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं NO क्या दिख रहा है, पहले वाले स्टेप में न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल में था क्या, NO N2O और CO, ये 3 एग्जाम्पल थे, बिल्कुल था। मतलब इसका नेचर पहले वाले स्टेप से ही आ गया, पहले वाले स्टेप से ही आ गया, तो हमें आगे वाले स्टेप पर जाने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड Al2O3 के लिए देखते हैं, पहले न्यूट्रल को चेक करेंगे, था क्या उसमें, नहीं। दूसरा एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था क्या, बिल्कुल, क्या था, आलू झींगा था, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, ये एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में आ गया तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं Cr2O3। Cr2O3 में यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, +3 आ रहा है। ठीक है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 कौन से एग्जाम्पल में था, एम्फोटेरिक में था। आगे हम नहीं जा रहे, थर्ड और फोर्थ पे नहीं जा रहे, पहले न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ही चेक करेंगे। न्यूट्रल में तो नहीं था लेकिन एम्फोटेरिक में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट PbO2, लीड कहां पर था, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था। लीड का चाहे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर है, सुना प्रभु ने हमने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट देखना P2O5, P2O5 ये देखते हैं, न्यूट्रल के एग्जाम्पल में था क्या, नहीं। एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था क्या, नहीं। फिर हम थर्ड स्टेप पर आएंगे। थर्ड स्टेप किसके बारे में था, नॉन मेटल, नॉन मेटल है फॉस्फोरस। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे अगर वो न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में नहीं आए थे तो ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो इसका नेचर निकल कर आ गया कि ये एसिडिक हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का जो ऑक्साइड है Cl2O7, क्या ये न्यूट्रल के एग्जाम्पल में था, नहीं। क्या ये एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था, नहीं। तो ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो तीसरे वाले स्टेप से निकल जाएगा। जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन से नेचर के हो जाएंगे, एसिडिक। नेक्स्ट आते हैं 7th पर, क्रोमियम पर आते हैं। न्यूट्रल के एग्जाम्पल में था क्या, नहीं। क्या ये इसके बाद एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था, नहीं, क्योंकि क्रोमियम जो था वो केवल +3 वाला था। हमने बोला किसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ये नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा, +2, ऑक्सीजन का -2 और क्रोमियम का +2। हमने रेडॉक्स वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो ये जो क्रोमियम है
इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, तो एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में नहीं है। नॉन मेटल थर्ड वाला तो स्टेप ही अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मेटल ही नहीं है, मेटल का है। मेटल में हमने क्या बोला था, अगर +1 +2 +3 आता है, अगर वो शुरुआत में एम्फोटेरिक में नहीं आया है तो +1 +2 +3 कौन से नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं, क्रोमियम आया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 आ गया। केवल मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी, इनका नहीं निकाल रहे थे हम, केवल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो न्यूट्रल के एग्जांपल में था क्या, नहीं। एम्फोटेरिक में तो क्रोमियम का केवल +3 था, उसमें भी नहीं है। थर्ड वाले स्टेप तो नॉन मेटल के लिए होती है, उसको भी अप्लाई नहीं करेंगे। फोर्थ वाले स्टेप पर जाएंगे, हमने बोला है +5 +6 +7 क्या हो जाएगा, +6 जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कौन से नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता बेटा, वो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसके लेक्चर देख सकता है, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है, ठीक है। बेसिक रूल से ही निकल कर आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट 9th वाले पर जाते हैं। 9th में मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम रूल के हिसाब से निकाल कर लाएंगे तो ये +7 आएगा। पहले न्यूट्रल में पढ़ा है क्या, नहीं। एम्फोटेरिक में पढ़ा है क्या, नहीं। इसके बाद मैग्नीज का +7 वाला, नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, नॉन मेटल के तो रूल अप्लाई करेंगे नहीं। मेटल में, मेटल में हमने पढ़ रखा है क्या, +5 +6 +7 कौन सा नेचर हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। मेरे हिसाब से आगे वाले खुद से ट्राई कर सकते हो क्या बेटा। यहाँ देखना 10th वाला मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा हो गया, +2। क्या न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में आ रहा है, नहीं। मेटल का +2 है तो कौन से नेचर का हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। 11th वाला देखते हैं, ये मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, +4। याद होगा एम्फोटेरिक के ही रूल में पढ़ा था, न्यूट्रल में तो था नहीं। एम्फोटेरिक के रूल में क्या पढ़ा है कि जब भी +4 वाला ऑक्सीडेशन नंबर आएगा किसी भी मेटल का, V2O4 को छोड़कर, V2O4 बेसिक होता है उसको छोड़कर, यहाँ पर MnO2 का +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो कोई भी मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो ये सेकेंड रूल से ही निकल कर आ गया, आगे सेकेंड स्टेप से ही निकल कर आ गया, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट 12th में देखते हैं, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आया, +1। क्या ये हमारे न्यूट्रल के एग्जाम्पल में था, नहीं। एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में था, नहीं। मेटल में +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होगा तो ये कौन से नेचर का हो जाएगा बेटा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आ गया है आपको कैसे रूल अप्लाई करना है, कैसे उस स्टेप को फॉलो करना है। बहुत छोटी सी थ्योरी है बेटा, बस सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए मैंने वो सीक्वेंस लिखाया है, ठीक। अब इसके बाद इन्हीं रूल्स के बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज भी हमें दे सकता है, ट्राई करते हैं एक दो एमसीक्यूज। क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल हमने 3 पढ़े थे, एक पढ़ा था CO, एक पढ़ा था N2, एक पढ़ा था NO। कौन न्यूट्रल नहीं है, SO2। SO2 का नेचर कौन सा होगा बेटा, एसिडिक, क्योंकि फिर ये नॉन मेटल का हो गया ना, तो ये न्यूट्रल के एग्जाम्पल में आता है ना ही एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में आता है। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो एम्फोटेरिक वाले रूल को देखते हैं, सेकंड रूल को देखेंगे। क्या था, आलू झींगा, ये था एल्यूमिनियम था, तो ये तो एम्फोटेरिक है। सुना प्रभु ने, लीड भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये क्या था, बेकार सब ऐसे, बेरिलियम, ये भी एम्फोटेरिक है। सुना प्रभु ने, ऐसे ये भी एम्फोटेरिक है। मतलब सारे के सारे जो यहाँ फॉर्मूले दे रखे हैं वो कौन से नेचर के हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं। पहला वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड 4 कैटेगरी में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी चीज सीखने वाले हैं वो क्या है, ट्रेंड्स ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। याद रखना यहां केवल ऑक्साइड्स के लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड्स या दूसरे कंपाउंड के लिए नहीं। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यही रूल बाकी दूसरे कंपाउंड में भी लगाने लगते हैं, वहां गलती हो जाएगी बेटा। हाइड्राइड्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, और ज्यादातर जगहों पर हम एसिडिक नेचर हाइड्राइड्स के लिए भी बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला जो रूल जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये केवल ऑक्साइड्स के लिए है, ये दूसरे कंपाउंड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम नेचर किसके लिए पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर पढ़ लेंगे तो बेसिक नेचर अपने आप आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो है आप क्या ध्यान में रख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी,
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसके हिसाब से हम अलोंग द पीरियड इजीली देख सकते हैं। अलोंग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। अगर अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कम। तो अगर हम एस और पी ब्लॉक में देखें, ठीक है, अगर एस और पी ब्लॉक में देखें, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, एस और पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है, तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका उल्टा लिख लेंगे। कोई भी एक रूल ध्यान में रखना, बहुत सारे रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। एक रूल ध्यान रखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो बेसिक स्ट्रेंथ का रूल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए थोड़ा अलग होता है बेटा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में डी ब्लॉक के लिए वैसे हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़ रखी थी, बट एक्चुअल में डी ब्लॉक में होता क्या है, नीचे जाने पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपको पता है कि आगे वाले की रेडियस कम होने लगती है। इनफैक्ट केमिकल ट्विंस वाला एक्सेप्शन भी बोला था कि नीचे जाने पर एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल आने लगता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है उसके कारण। तो नीचे जाने पर कई बार इसमें डी ब्लॉक में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ जाएगा। एस और पी ब्लॉक में नहीं आता है ऐसा। ज्यादातर हमें जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो एस और पी ब्लॉक के ऑक्साइड के ही दिखाई देंगे, रेयरली आपको कहीं डी ब्लॉक के लिए दिखाई देगा। लेकिन इन केस डी ब्लॉक में आता है तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया ये सिंपल सा ट्रेंड है। इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर सेम सेंट्रल एटम होते हैं, अगर ऑक्साइड्स ऑफ सेम एटम है, ऑक्साइड ऑफ सेम एटम है, तो ऐसे केस में इसके लिए हमने रूल रेडॉक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया है। क्या होता है कि अगर सेम ही एटम के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं तो ऐसे केस में जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। समझ में आ गया बेटा। ये वाले रूल के लिए तो हमने ऑक्सो एसिड के लिए भी रूल पढ़ा था, ऑक्साइड के लिए भी रूल पढ़ा था, एक्सेप्ट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। रेडॉक्स वाले चैप्टर में ये रूल पढ़ लिया बेटा एप्लीकेशन पढ़ते समय। ठीक है, कि ऑक्साइड ऑफ अगर सेम ही एटम होंगे तो अलग अलग एटम होंगे तो ये अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप वाले ट्रेंड को यूज कर रहा है। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये कुछ चीजें दे रखी है। सबसे पहले वाले को हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपेयर करना है। ठीक है, इनके एसिडिक नेचर के हिसाब से इसको अरेंज करना है, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे ऑक्साइड क्लोरीन के ही हैं, सेम ही एटम के हैं। अगर सेम एटम के होंगे तो हमने क्या बोला है, क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एक क्लोरीन का आएगा +1। यहां अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम ही हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला रख लेते हैं ClO2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। यहां पर अगर Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा +7। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको भी दिक्कत है बेटा वो देख सकता है, ठीक है, रेडॉक्स के लेक्चर में से। यहां देखना, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, P2O5SO3Cl2O7, इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपेयर करना है। अगर किसी को रूल समझ में आ गया है तो खुद से ट्राई कर सकता है। इसको एसिडिक के स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना बेटा, इसको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से करना, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से करना, और इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अरेंज करना है। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखना है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड देख रहे हैं हम, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बेसिक ऑक्साइड के लिए भी देख सकते हैं। जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा हम बोल देंगे कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। ये केवल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अरेंज करें, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कहीं बेसिक वाले एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन में किसी बेसिक ऑक्साइड को नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी, बेसिक ऑक्साइड भी, किसी को भी लिख सकता है वो। जब हमें स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है तो किसी भी तरीके का कंपैरिजन हमें दे सकता है, मतलब बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मूला देकर भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं
आपको क्या दिखेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपेयर करना है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये किसको बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप को या सेम पीरियड को, सेम पीरियड को। और अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट थर्ड वाले में देखना, थर्ड वाला जो एलिमेंट है बेरिलियम मैग्नीशियम बेरियम, ये एक्चुअल में किसको बिलोंग करते हैं बेटा, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। डाउन द ग्रुप जाने पर, एस और पी ब्लॉक में हमने क्या बोला था, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें इसी को एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपेयर करने बोलता तो फिर हम क्या कर देते, BeO MgO और फिर क्या कर देते BaO। ये अलग बात है कि बेरिलियम वाला तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये दोनों बेसिक होते हैं, लेकिन उसको एसिडिक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाले को देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट है लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डाउन द ग्रुप नीचे जाने पर डी ब्लॉक में क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ गोल्ड के ऑक्साइड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक कौन से, ग्रुप 15 के पार्ट हैं, ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है तो ये नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जो आर्सेनिक है उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ गया। ध्यान रखना बेटा, ये केवल ऑक्साइड्स के लिए ये रूल हमने पढ़ रखा है, ये हाइड्राइड्स या किसी और चीज में सेम रूल को अप्लाई मत कर देना। समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, यहां देखना, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज मोस्ट बेसिक बोल रहा है। यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, और ये क्या हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, डाउन द ग्रुप जाने पर एक्चुअल में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये जो इंडियम है इसके ऑक्साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें मोस्ट बेसिक पूछा था तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंडियम। इनफैक्ट ये क्या पढ़ा था, आलू झींगा पढ़ा था। एल्यूमिनियम और गैलियम तो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये तो क्या होता है, नॉन मेटल है, वो एसिडिक के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो एक ही है जो इसमें बेसिक है एक्चुअल में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्या है ये, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ एसिडिक पूछा है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये सोडियम, फिर ये मैग्नीशियम, फिर आता है कौन, एल्यूमिनियम, और फिर आता है क्लोरीन। ये अलोंग द पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं बेटा, सेकंड पीरियड सॉरी थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं। ये थर्ड पीरियड वाले अगर एलिमेंट्स है तो अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा, ये क्लोरीन का जो ऑक्साइड है ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। यहां क्या दिख रहा होगा, क्लोरीन ही दिया है, सबकी जगह केवल क्लोरीन ही सेंट्रल एटम है, मतलब सब सारे के सारे ऑक्साइड क्लोरीन के हैं। तो फिर हम किससे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं। इसमें आएगा +1, इसमें आएगा +3, इसमें आएगा +5, इसमें आएगा +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, +7 वाला, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता है कि मोस्ट बेसिक कौन होगा तो हम आंसर कौन सा करते, Cl2 है, तो सबके सब एसिडिक ही इसमें। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये दूसरी चीज हमने पढ़ ली बेटा कि हम जो ये स्ट्रेंथ है एसिडिक ऑक्साइड का या बेसिक ऑक्साइड का, इसको कैसे कंपेयर करेंगे। अब सबसे लास्ट चीज पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, और वो क्या है कि इनकी रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स। तो एसिड और बेस वाली जो रिएक्शन है केवल उनको हम यहां पर देख रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी का एक इंटेक्स क्वेश्चन है जिसमें इस क्वेश्चन को उन्होंने इसके कंसेप्ट को दे रखा है, और कुछ चैप्टर्स हैं जिसके एक्सरसाइज में उन्होंने एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये पूछा हुआ है। तो आपको ये आना चाहिए कंसेप्ट। थ्योरी में साफ साफ जरूर नहीं मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा है, तो ये कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा। अब यहां देखते हैं, जब भी एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन वैसी ही होगी जैसे नॉर्मली होती है। क्या चीज, एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहां पर भी क्या बनेगा, हमेशा जब एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या बनेगा, वाटर। मतलब जैसे एसिड बेस रिएक्शन होती है एग्जैक्टली वैसे ही रहना होता है बेटा। और मोस्ट ऑफ द टाइम
जो ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, जिस जिस भी एलिमेंट का वो ऑक्साइड है, और ये जो प्रोडक्ट में जो सॉल्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो सेम ही रहता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है जब तक कोई अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ना आ जाए। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अनस्टेबल आपको कैसे पता चलेगा, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, कौन से अनस्टेबल, ये पढ़ लेंगे। बट मोस्ट ऑफ दी जो हमें जनरल जितने भी एसिडिक ऑक्साइड दिए रहते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है। एग्जाम्पल देखना, हमारे पास दिया हुआ है CO2, ये एसिडिक ऑक्साइड है, CO न्यूट्रल होता है, CO2 तो एसिडिक होता है। इसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हैं NaOH के साथ तो ये बनाएगा एक सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होगा ये Na2CO3 है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही सॉल्ट बनने वाला है। एक्चुअल में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन है जिसका ऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना था बेटा, ये था +4। और वहाँ पर जो Na2CO3 है वहाँ पर भी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, +4। मतलब जो जिस आयन में वो कन्वर्ट हुआ रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है। वहीं पर साथ में ये क्या हो जाएगा, +H2O। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ क्या? ऐसे ही यहाँ पर कोई दूसरा भी हो सकता था, ये हो सकता था क्या चीज़, Li2O। और यहाँ पर हो सकता था कोई दूसरा बेस, ये हो जाएगा KOH। ठीक है, ये तो बेस ही है, ये बेसिक ऑक्साइड है। किसी एसिडिक ऑक्साइड को लेना पड़ेगा बेटा, किसी एसिडिक ऑक्साइड को ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, जैसे P2O5। ठीक है, P2O5 + KOH ले लिया। तो यहाँ पर देखना, ये जो P2O5 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। तो ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर वाला आयन बनाएगा। मतलब कौन सा बनाएगा, PO4 3-, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कितने क्या हो जाएगा, K3PO4 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, H2O। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों जगह पर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या रहेगा, +5। क्लियर हुआ बेटा? ये तो पहला हो गया कि एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ये बनेगा। सिमिलरली जब बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो भी हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। ठीक है, तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो बेसिक ऑक्साइड ले लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, मेटल के बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड ले लिया ये HCl, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा CaCl2 दिखेगा। दोनों जगह अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों जगह कैल्शियम तो हमेशा ही +2 रहता है, प्लस ये हो जाएगा H2O। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, यहाँ पर ले लेते हैं Na2O प्लस ये ले लेते हैं, एसिड चेंज कर लेते हैं HNO3। तो ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा NaNO3 प्लस ये क्या हो जाएगा, H2O। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। आपको क्या दिखाई देगा, ऑक्सीडेशन नंबर Na का यहाँ पर भी +1 था, यहाँ पर भी +1 है। नाइट्रोजन का यहाँ पर भी +5 था, नाइट्रोजन का यहाँ पर भी +5 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहेंगे बेटा। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट पर आते हैं, सबसे लास्ट रिएक्शन पर आते हैं, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये क्या बनाएगा, दोनों जगह ही सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे, भले अलग अलग सॉल्ट बनाएगा लेकिन सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ड्यूल नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर कहने का मतलब जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, पर हर बार सॉल्ट और वाटर ही बना कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं, Al2O3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, प्लस ये HCl हो गया। ठीक है, तो ये एसिड के साथ, ये एसिड है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है विल बिहेव एज बेस, बिहेव एज बेस, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट हो जाएगा AlCl3 प्लस ये हो जाएगा H2O। ऐसे ही जब ये किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा
मतलब कौन, NaOH। एक NaOH ले लेते हैं। अगर इस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड विल बिहेव एज एसिड। जब बेस के साथ बिहेव कर रहा है तो एसिड की तरह एक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये आप निकाल नहीं पाओगे कि NaAlO2 बनता है करके, ठीक है। तो इसको याद रखना। एक्चुअल में ये रिएक्शन जब हम सॉल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो NTA ने नया चैप्टर ऐड किया है, उसमें भी ये रिएक्शन आएगी। ऐसी सिमिलर H2O को देखते हैं बेटा। H2O बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2O की रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि H2O क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है। तो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वाटर की जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ ध्यान देना, एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, एसिड, ठीक है। वैसे ही बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है तो ये क्या बनाएगा, बेस। इसको हम हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन भी बोल देते हैं। इस रिएक्शन को, रिएक्शन विद वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। रिएक्शन विद H2O जो है इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक ऑक्साइड के जो प्रोडक्ट हैं आपको पता रहने चाहिए। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल के लिए देखना, एसिडिक ऑक्साइड कैसे हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए P2O5 हो गया, P2O5 प्लस H2O। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहेगा। ये क्या बना लेगा, एक एसिड बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, H3PO4। यहाँ पर फॉस्फोरस का +5 ही है, यहाँ पर फॉस्फोरस का +5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसा Cl2O7 है प्लस ये H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HClO4 बनेगा। यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, यहाँ पर भी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। मतलब दिख रहा होगा जब एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एसिड बन रहा है। बेसिक ऑक्साइड का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये है H2O, तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस, ये बेस बना लेगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमारे पास ये है Na2O प्लस ये H2O है, तो ये बेस क्या बनाएगा, NaOH बना लेगा। समझ में आ गया। मैंने बैलेंस करके किसी और रिएक्शन को नहीं लिखा है बेटा, ये ध्यान देना। ये बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन थी, ठीक है, वाटर के साथ, जबकि ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन थी। तो इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं, क्योंकि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। क्लियर हो गया। तो ये वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये एक दो एग्जांपल आपको क्लियर होने चाहिए, एनसीईआरटी ने दे भी रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड। पहला देखा कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, दूसरा देखा ट्रेंड कैसे देखते हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तीसरी चीज़ हमने देखी रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने जो नेचर ऑफ ऑक्साइड कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर क्या होता है। ये जो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं ये एनसीईआरटी के लास्ट में मेंशन किए हुए हैं बेटा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को रखते हैं बेटा यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बेटा।